हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ICAI के द्वारा जनवरी 2026 के एग्जाम डेट्स अनाउंस किए जा चुके हैं। उन बच्चों के लिए जो CA फाउंडेशन का एग्जाम जनवरी 2026 में देने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। और आज से उस कमिटमेंट को पूरा करने की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरी तरफ से 2 सब्जेक्ट का आपको सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। क्या क्या बातें हम करेंगे? सबसे पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ICAI आपसे क्या चाहती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तीसरा, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम देखेंगे। आपका अप्रोच इस सब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़िंदगी में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया मॉड्यूल है बेटा। बच्चे जब मॉड्यूल पढ़ते हैं तो वो 2 चीज़ों को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में जो चीज़ें दी गई है उसको वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं और सीधा इंडेक्स पे आते हैं। कुछ बच्चे तो इंडेक्स भी नहीं देखते, सीधा चैप्टर पे आते हैं। यही गलती हमें नहीं करना है। आइए समझते हैं कि ICAI हमसे क्या चाहता है, इस मॉड्यूल को डिज़ाइन करने के पीछे क्या पर्पस है। तो before we begin, we should know why ICAI has introduced this chapter and what it expects. ये जो स्टडी मटेरियल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिसका मेन मकसद है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना रेदर देन रोट लर्निंग। बचपन से मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारा मेन मकसद होना चाहिए। रट्टू तोता बन के जीवन में कुछ हासिल नहीं कर लोगे, इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक समझाना ही मेरा मकसद होता है। तो पहली बात ये कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ICAI हमसे यही चाहता है। दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या रोल है, ICAI ने यह भी बताया है सेकेंड पैराग्राफ में। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। उसका रोल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तक ही सीमित होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश स्टार्टअप की दुनिया में एंटर कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है, तो सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो हमारे देश में। यही ICAI भी चाहता है कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग ऑडिटिंग तक सीमित ना रहे, वो एंटरप्रेन्योर रोल को भी निभाए और स्ट्रेटेजिक डिसीजन में मदद करे। इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है ये समझना। पहली बात तो ये कि जो आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लगभग वही चीज़ें दी गई है, लेकिन फ़र्क क्या है उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना था। यहाँ पे आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्या अंतर है बेटा? तो पहले ही चैप्टर में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक थियरीज आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ी है, उसको बिजनेस में कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको उन थियरीज प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, ये सिखाएगा आपको ये सब्जेक्ट। इसके बाद मॉड्यूल में क्या क्या बातें दी गई है, तो मॉड्यूल में आपको चैप्टर दिया हुआ है। हर एक चैप्टर में आपको टॉपिक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, और हर चैप्टर के लास्ट में आपको सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है बेटा। और पूरे मॉड्यूल के लास्ट में आपको ग्लॉसरी दिया हुआ है, जिससे कि आप इस बुक में दिए हुए कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग को क्विकली रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इस पूरे सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ब्रॉड व्यू अगर हम देखें तो इस सिलेबस का मेन मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट्स को समझना,
और एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज को डील करने की काबिलियत हासिल करना। मतलब ये कि आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको इन सभी चैप्टर्स को समझना है और कैसे आपको बिजनेस में अप्लाई करना है ये जानना है। सबसे पहले 10 चैप्टर को हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 बताएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 4 तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कराए जाएंगे। चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे और चैप्टर नंबर 10 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपने क्लास 11th में और 12th में पढ़ा था वही सारे टॉपिक्स आपके इसमें दिए गए हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा कि हमें एप्लीकेशन बेस्ड समझना है सारे कॉन्सेप्ट्स को। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नहीं दिया है, मतलब जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसमें से सिर्फ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नहीं है, बाकी तीनों पार्ट जो है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। अब एंटर करते हैं हर एक चैप्टर में कितने यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 के अंतर्गत 2 यूनिट है, इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। यूनिट 1 में हम जानेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिटेल में कि उसकी डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है और इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था सितंबर 2025 के पेपर का, तो आप समझ लीजिए कि नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। दूसरा, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स आपको समझने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चारों चीजें आपने क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, फिर से वही रिपीट किया गया है। इसके अंतर्गत आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक्स आपको काफी डिटेल में पढ़ने हैं। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, बहुत बड़ा चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आपको लगभग टॉपिक्स सेम है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, सब कुछ क्लास 11th में पढ़ा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, बिजनेस कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है। बेटा ये ध्यान रखना कि जब मैंने पहली बार सीए फाउंडेशन की क्लास ली थी 2019 में, तब मेरी क्लास में 150 बच्चों में से 50 बच्चे मैथ्स के थे, साइंस के थे, बट उनको इकोनॉमिक्स इतना अच्छे से समझ आया कि उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए थे इकोनॉमिक्स में। तो जो बच्चा ज़ीरो है बिल्कुल इकोनॉमिक्स में, कभी नहीं पढ़ा है, उसको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस लेक्चर देखते जाइएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मज़ा आएगा। सप्लाई, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंतर्गत डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आएगा, मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हमें डिटरमाइन करना है। जिसमें रेड कलर का स्टार मार्क है ये आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन और कॉस्ट। एक प्रोड्यूसर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, किस तरीके से वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। ये जानने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है प्रोडक्शन और कॉस्ट का। इसमें बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को डेप्थ में पढ़ाएगा ये सब्जेक्ट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। कॉस्ट में जो आपने क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब कुछ आपको फिर से पढ़ना है इन डिटेल, ग्राफ के साथ रिलेशनशिप भी सारी चीज़ों का पढ़ना है। एक चीज़ें इसमें नई है, दैट इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये आपके लिए नया है। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट, मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट टॉपिक है मार्केट और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट में
अगर आपने क्लास 12th में देखा तो सॉरी क्लास 11th में आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको और भी टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने हैं। ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टेक्निकल, मोस्ट फेवरेट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। यहाँ पे 2.3 में जो दिया है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, इससे आपको पता चलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, ग्राफ के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 3 नया है आप लोगों के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल, इससे पहले आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस साइकिल के बारे में समझेंगे कि जो अर्थव्यवस्था में तेजी आती है फिर मंदी आती है, ये कैसे होती है, ये साइकिल कैसे आता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। 4 फेजेस होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। इसके बाद यहाँ से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में आपको न्यूमेरिकल पढ़ने, हालांकि जिस लेवल का न्यूमेरिकल आपको क्लास 12th में पूछे जाते थे, जिस लेवल का न्यूमेरिकल हमने क्लास 12th में सॉल्व किया था, उसका 0.1% भी यहाँ नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सीए फाउंडेशन में नेशनल इनकम हद से ज़्यादा इजी दिया है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हुए हैं, आपसे ये बन जाएगा। हालांकि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था क्लास 12th में, उसी का एक्सटेंशन है। क्लास 12th में हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था, यहाँ पे आपको 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें सेम हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो पब्लिक फाइनेंस। चैप्टर नंबर 12 इसमें क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेती है, जिन पॉलिसीज़ के माध्यम से, उस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सरकार कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। सितंबर 2025 में इससे क्वेश्चन आया था। यूनिट नंबर 2 आपके लिए पूरी तरीके से नया रहेगा। मार्केट फेलियर के बारे में आप लोग समझेंगे और गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केट फेलियर के सिचुएशन से इकोनॉमी को उबारती है, कैसे इंटरवीन करती है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 2 में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नया है आप लोगों के लिए, बट मज़ा बहुत आएगा। यूनिट नंबर 3 में आपको सिखाया जाएगा कि बजट बनता कैसे है। ये गवर्नमेंट बजट का एक और टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार के रेवेन्यू के क्या सोर्सेस हैं, एक्सपेंडिचर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, सरकार पब्लिक डेट को किस तरीके से मैनेज करती है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में। फिस्कल पॉलिसी, इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि सरकार टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से कैसे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। फिस्कल पॉलिसी में हम डिस्कस करेंगे। बेटा, जिन बच्चों को ये सारे टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा। चैप्टर नंबर 8 है मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी, जैसे थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट इन द थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये जो टॉपिक्स है, ये सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस में हुआ करता था जब मैंने 2019 में पढ़ाया था। अब इसे सीए फाउंडेशन के कोर्स में भी इंक्लूड किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, इसके अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलेंगी। यूनिट नंबर इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यूनिट नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। हमने बचपन में पढ़ा है, मतलब क्लास 12th में पढ़ा है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे यूज करके देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करती है। चैप्टर नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट, टेक्निकल
और देश दुनिया से रूबरू कराने वाला चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें टोटल 5 यूनिट है, सबसे ज़्यादा यूनिट इसी चैप्टर में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या है, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स क्या है, सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें, ट्रेड नेगोशिएशंस, ये क्या होता है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको पूरे चैप्टर नंबर 9 में। बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G20 के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तो इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, बहुत मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस भी बताऊंगा जो आपके करंट अफेयर में आपको मदद करेंगे, देश दुनिया को जानने में मदद करेंगे। यूनिट नंबर 4 एक्सचेंज रेट और उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स। इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लास 12 के फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, FDI, FPI, ये काफ़ी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, मैं उनको ECI IPL में ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने में। चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। क्लास 12 में एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बच्चों को कुछ बच्चों को काफ़ी बोरिंग लगता था, कुछ बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, वो था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरा थ्योरी है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसे मॉड्यूल से बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको फैक्चुअल मिलेंगी। मतलब अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, मॉड्यूल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन स्किप कर दोगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से चैप्टर्स बनाए गए हैं, टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, ICI आपसे क्या चाहती है। अब बात करूंगा मैं कि अप्रोच क्या होगा आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि ICAI ने ऑलरेडी शुरू में बता दिया है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मेरे चैनल का नाम, मेरे टीचिंग का मकसद ही यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कराना। जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ को या लॉ को थियरी समझता है, वो बच्चा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, जितना हो सके हमें MCQ प्रैक्टिस करना है। इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स थ्रू MCQ का पूरा सीरीज़ लाने वाला हूं, जिसमें हम चैप्टर वाइज MCQs डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं टोटल आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाऊंगा चैप्टर 1 को कवर करते हुए। जो पहला चैप्टर आपका है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे उसको हम पूरा कवर करेंगे थ्रू MCQs, ठीक है। तो ये जो MCQs हैं मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं। इसके अलावा आपको मॉड्यूल के भी जो MCQs हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो पहला चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत 2 यूनिट है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो मिलेंगे गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहिएगा। इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि मैं फिर से टीचिंग फील्ड में वापस आ गया हूँ, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैं जितने भी MCQs हैं उसका PDF अपलोड करूंगा। आप लोग उस सारे PDF को रेफ़र कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेस मैं अपलोड करूंगा जो आपके CA जर्नी में बहुत मदद करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विथ मी, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।